हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जो सीबीएसई का नया लेटर जो आया है 17 अगस्त का, वो सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स के बारे में, जो 10th और 12th का एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। तो देखिए, इस बार मेनली जो अटल उत्कृष्ट विद्यालय जो नए जुड़े हैं इससे, उन्होंने पिछले साल बोर्ड की परीक्षा कराई फर्स्ट टाइम। तो उस समय जो एलओसी में जो 9th के रजिस्ट्रेशन के बच्चे थे, वही 10th में आ गए, 11th के रजिस्ट्रेशन के बच्चे थे 12th में आ गए, तो हमको उतना परेशानी नहीं हुई लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स बनने में। इस बार क्या है, क्योंकि हमारे स्कूल्स में बहुत सारे जो रिजल्ट में एसेंशियल रिपीटर्स भी रहे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी कंपार्टमेंट आई है, तो इस बार में हमको कुछ बच्चे जोड़ने कैसे हैं, डिलीट कैसे करने हैं, तो ये लेटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें को थोड़े सरल भाषा में आपको बताने के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो इसमें हम देखते हैं कि जो लेटर को हम जितने पॉइंट्स हैं, हम वन बाय वन पढ़ते हैं इस पॉइंट्स को। देखिए, सबसे पहले जो है ये एलओसी जो है, जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। और इस एक्टिविटी में क्या है कि अगर ये एक्टिविटी ढंग से नहीं की गई तो क्या होता है, आने वाले वर्षों में जो है, जो हमारे बच्चे जो पास होके आते हैं, उनके मार्कशीट्स में जो एनोमलीज आती हैं, जो गलतियाँ आ जाती है, फिर वो सही होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए पहले से ही हम ध्यान रखें कि हम इस बारे में गलतियाँ कम से कम हों। तो गलतियाँ कम से कम हो, इसलिए जो सीबीएसई ने कुछ गाइडलाइन जारी की हैं, अगर हम उन गाइडलाइंस को हम फॉलो करेंगे तो निश्चित ही गलतियाँ जो है बहुत कम होगी। तो सबसे पहला जो इसमें एक्टिविटी, जो सबसे पहला हमको काम करना है कि जो स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं, वो उनको एक मीटिंग बुलानी चाहिए सब टीचर्स के साथ जो मीटिंग बुलाई जाएगी, उस मीटिंग में जो है ये डिसाइड किया जाए और इस सर्कुलर को डिस्कस किया जाए डिटेल में, और जितनी भी और उनको इम्पोर्टेंस बताई जाए टीचर्स को कि इसमें एक एक जो बात बताई गई है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ जो हमारा जो है इस बार एलओसी जो होगी केवल ऑनलाइन प्रोसेस होगी, और किस प्रकार से प्रोसेस होगी वो हम इसमें बताने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल्स जो हैं स्कूल्स के, उनको देखना चाहिए कि जो बच्चे उनके वहाँ रेगुलर पढ़ रहे हैं और बोनाफाइड स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं को केवल एलओसी में जगह मिलनी चाहिए। और कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो रेगुलर है और वो बोनाफाइड स्टूडेंट है और उसका नाम छोड़ दिया गया। या ऐसे स्कूल्स जो अनएफिलेटेड स्कूल्स हैं, उनके बच्चे आपके एलओसी में नहीं होने चाहिए। और ऐसे बच्चों के नाम लिखे जाने चाहिए जो स्टूडेंट जो है रेगुलरली क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि 1 जनवरी को हमको इन्फॉर्मेशन देनी भी है। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा कि इसमें आपको जो बच्चे जिनकी अटेंडेंस शॉर्ट है, उनके बारे में आपको वो जानकारी भी 1 जनवरी तक बोर्ड को देनी है। और जो स्टूडेंट्स किसी और बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड में जो है क्या कहते हैं रजिस्टर्ड नहीं है, उनको भी क्या कहते हैं आपको देखना चाहिए कि वो इस एलओसी में उनको जगह ना मिले। और स्टूडेंट्स जो आर एलिजिबल फॉर अपेयरिंग इन बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th एंड 12th एज प्रोविजंस फॉर एग्जामिनेशन बाई लॉज, और उन्हीं को एलओसी में जगह मिलनी चाहिए जो बाई लॉज जो दे रखे 10th और 12th के, उसके अनुसार हों। और अगर कोई बच्चा 12th क्लास में है और कोई बच्चा 10th क्लास में है, तो ये ध्यान दें कि 12th क्लास वाले बच्चे के लिए वो बच्चा जो है 10th क्लास जो है किसी रिकग्नाइज स्कूल बोर्ड से ही पास होना चाहिए, अदरवाइज इसको एलएससी में जगह नहीं मिलनी चाहिए। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जैसे आप ऑनलाइन प्रोसेस जब आप शुरू करेंगे, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आप जो ओसिस आईडी अपनी, जो ओसिस जो पोर्टल है, उसको आप ज़रूर भर लें। जितने भी आपको पूरे जो ओसिस आईडी आप कंप्लीट कर लोगे, तभी जो है आप ऑनलाइन एलओसी का काम कर सकते हो। ऑल स्कूल्स कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बिफोर प्रोसीडिंग विद द ऑनलाइन सबमिशन। जब ऑनलाइन सबमिशन से पहले आपको एक, उसमें मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कि किस प्रकार से उसमें जो रजिस्ट्रेशन जो आईडी आती है, तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आता है, तो रजिस्ट्रेशन पहले आपको करना पड़ेगा, और उसमें जो आपका एफिलिएशन नंबर जो होगा वही यूज़र आईडी होगी, तब जाके फिर आप ऑनलाइन प्रोसेस शुरू कर सकते हो। द न्यूली एफिलेटेड स्कूल्स हैव नॉट रिसीव देयर पासवर्ड, और जो नए स्कूल्स हैं जिनके पासवर्ड वगैरह नहीं मिले हैं, जो तो वो लोग अपने रीजनल ऑफिस से संपर्क करके
उन अपना जो है, जो ऐसे स्कूल जो फर्स्ट टाइम जो बोर्ड का एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं उनके लिए ये है कि वो रीजनल ऑफिस से अपना पासवर्ड जो है जनरेट करा सकते हैं। इसके बाद एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो CWSN चाइल्ड होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, चाइल्ड विद स्पेशल नीड जो बच्चे हैं, उनको आपको पहले CBSE से अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसमें मैंने डेट और सब डिस्कस कर रखी थी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं आई बटन में जाकर, और या मैं लिंक उसका दे दूंगा आपको। अब आते हैं हम फीचर्स ऑफ ऑनलाइन सिस्टम फॉर सबमिशन ऑफ LOC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हमको मेन समझना है कि हम ऑनलाइन जो है, क्योंकि इस बार पूरा ऑनलाइन है, आप किस प्रकार से आप LOC को ऑनलाइन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है LOC सबमिशन करने के लिए आपको अपना OCS डाटा जो है अपडेट करना पड़ेगा, और जो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पोर्टल है उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा। बिना अपडेट किए आप जो है ऑनलाइन LOC नहीं भर सकते। ओनली दोज TGT, अब देखिए आप जो इसमें ये भी बता रखा है, ये सब पहले भी आपको सब मालूम ही है कि TGT और PGT जो होते हैं वही होने चाहिए। जो 9th और 10th को पढ़ा रहे हैं वो TGT, और PGT जो है 11th और 12th को पढ़ा रहे हैं उनके नाम जो हैं रेस्पेक्टिवली इसमें लिखे जाने चाहिए। क्योंकि जिस समय CBSE जो है इवेल्यूटर्स को अपॉइंट करता है, तो उस समय जो इवेल्यूशन है वो क्वालिटी का हो। इस वजह से जो है वो CBSE चाहता है कि सही नाम जो हैं, जो वो वाकई में जो उस क्लास को पढ़ा रहे हैं उन्हीं का नाम दिया जाए, और प्लस जो टीचर्स जा चुके हैं उनको डिलीट कर दिया जाए, और जो टीचर्स नए ज्वाइन किए हैं उनका जो है डाटा को अपडेट कर लिया जाए। और टीचर्स में जो है आपको टीचर्स के फुल नेम देने हैं, आपको एब्रीविएशंस नहीं देना है ना। जैसे आपने जो भी नाम दोगे आप फुल दोगे, उसमें एब्रीविएशंस नहीं यूज़ होना चाहिए। अगर जो या कोई सैल्यूटेशंस मतलब मिस्टर मिसेस आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल आपको उसको पूरा नाम उसको देना है। फिर जब आप उसको आप कर लेंगे, OCS को जो है आप इसलिए भी केयरफुली भरें क्योंकि आपने जो उसमें आपको एक डाटा ये भी आता है कि आपके कितने सेक्शंस हैं और स्ट्रेंथ क्या है स्कूल की। और अगर आपने एक बार LOC जो है सबमिट कर दी है ना, तो आप उसको फिर चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए आप केयरफुली जो है OCS डाटा भरेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि आपको LOC के डाटा भरने से पहले, को फाइनलाइज करने से पहले, आपको जो है मैंने आपको हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन पोर्टल जो HPE पोर्टल बताया था वो आपको भरना बहुत ज़रूरी है। और वो पोर्टल जो है CBSE की वेबसाइट पे अवेलेबल है। और जैसे ही आप वो पोर्टल भरेंगे आपको एक कंफर्मेशन नंबर आएगा, और उस कंफर्मेशन नंबर को आपको हमेशा के लिए रखना है कि क्या कहते वो कभी भी आपके फ्यूचर रेफरेंस में काम आ सकता है। तो इसलिए अगर आपका जब HPE पोर्टल पूरी तरीके से भर जाएगा तो आपको एक कंफर्मेशन नंबर मिलेगा, उसको आप ज़रूर संभाल के रखें। और जिन स्कूल्स ने 9th और 11th में किसी कारणवश फ़ोटो अपलोड नहीं किए थे या फ़ोटो अपलोड होने से रह गए थे, वो भी आप जब LOC को फाइनली सबमिट करोगे तो उस समय आपको जब सबमिशन के समय उन फ़ोटोज़ को भी अपलोड कर लो। और जो नए जो नए स्कूल्स बने जिनको फर्स्ट टाइम बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी सब बच्चों के फ़ोटोग्राफ्स अपडेट करेंगे। ठीक है, और कैसे फ़ोटो अपडेट करना है वो हमको फिर आप उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आपको। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि जब आप 10th और 12th की जो LOC आप देखोगे, जो डाटा आपको LOC में मिलेगा, जो आप चेकलिस्ट जो डाउनलोड करोगे उसमें आप देखोगे कि जितने भी मतलब जो बच्चे आपके 9th और 11th में रजिस्टर हैं, जो आपने पिछले साल 9th और 11th में रजिस्टर किए होंगे उन्हीं के नाम आपको दिखेंगे। जो बच्चा फेल हो गया है, जो बच्चा एसेंशियल रिपीट है, या जो बच्चा आपको और जोड़ना है, कोई नया एडमिशन है, उन किसी के नाम, कोई नए एडमिशन को तो वैसे भी नहीं दिखेंगे। तो जो एसेंशियल रिपीट्स हैं उनके नाम भी इसमें आपको नहीं दिखेंगे, केवल वही बच्चों के नाम दिखेंगे जो 9th और 11th में पिछली बार रजिस्टर्ड आपने उनका रजिस्ट्रेशन किया था। तो यहाँ बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको जो बच्चे आपके स्कूल से जा चुके हैं होंगे ऐसे जो 9th और 11th में किसी वजह से भी वो चले गए हैं आपके स्कूल से, तो आपको सबसे पहले उनका नाम डिलीट करना पड़ेगा। और डिलीट करने के बाद फिर आपको जो है
जो नए स्टूडेंट्स आपके आए हैं 10th और 12th में, या आपके जो रिपीटर्स बच्चे हैं, उनको फिर आपको उसमें ऐड करोगे। पर ऐड करने से पहले आपको इसकी परमिशन जो है, आपको डायरेक्ट एडमिशन की परमिशन जो है आपको किससे लेनी पड़ेगी, जो है कंसर्न रीजनल ऑफिस से लेनी पड़ेगी बोर्ड के रूल के अनुसार। तो ध्यान दें कि इसके लिए आपको अभी से ही अपने जो भी जितने भी बच्चे आपके एसेंशियल रिपीटर्स हैं, उनके घर से आप एप्लीकेशन लिखवा लीजिए। और मतलब जो मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि क्या प्रोसेस हो सकती है, आप उनके बच्चों से एप्लीकेशन, मतलब उनके पेरेंट्स से एप्लीकेशन लिखवा कर कि ये बच्चा एडमिशन लेना चाह रहा है, ये रिपीट करना चाह रहा है, तो आप अपने स्तर से जो भी है उसकी मार्कशीट ले लीजिए। और उस मार्कशीट और जो जो पेरेंट्स का जो कंसर्न दिया गया है, वो आपको रीजनल ऑफिस में जो है ईमेल करके आपको वहाँ से ड्यू परमिशन आपको वहाँ से लेनी पड़ेगी। जब आप उस परमिशन को ले लोगे, तभी आप केवल उन बच्चों को इसमें ऐड कर सकते हो। और इस प्रोसेस में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को जो जा चुके हैं उनको डिलीट करना पड़ेगा। जब आप डिलीट करोगे तो आपकी जो एलओसी में स्पेस प्रोवाइड हो जाएगा, तो आप आसानी से उसमें जो है जब आपको अप्रूवल मिल जाएगा तो उसमें आप स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हो। इसीलिए पहले जो प्रोसेस जो है, जो सीबीएसई द्वारा बताया गया है कि पहले जो बच्चे ऐसे हैं जिनको जो जा चुके हैं उनको आप डिलीट कर दें, और फिर जो है जिनकी परमिशन आपको मिल गई है उन बच्चों को आप उसमें ऐड कर दें। और ये ध्यान रखना कि जितना भी पहले क्या होता था कि हम लोग एक एक्सेल की फाइल डाउनलोड कर लेते थे। उस फाइल को डाउनलोड करने के बाद उसमें हम डाटा फीड करके फिर अपलोड कर देते थे। पर इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसमें आपको जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन है वो आपको ऑनलाइन सबमिट करनी पड़ेगी, और ऑनलाइन सबमिट करने के बाद ही आपकी एलओसी जो है वैलिड होगी। आपको कोई भी आपको एक्सेल या डाउनलोडेबल फाइल जो है नहीं मिलेगी आपको। और ये इसलिए भी किया गया है क्योंकि जो एलओसी सबमिशन है वो आपने 9th और 12th का पहले से ही जो है रजिस्टर, जो बच्चे आपने खुद रजिस्टर कर रखे हैं, आपने उनकी जो जानकारी चेक कर रखी है, तो आपको केवल रीचेक करना है। तो रीचेक करने में जो भी आपको बहुत माइनर करेक्शंस होंगे वो आप उसमें अपलोड कर देंगे। इसलिए जो है इसको ऑनलाइन ही आपको सबमिट करना है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो 10th और 12th में जो बच्चे पिछली बार पढ़ रहे थे, किसी भी कारण से वो उन्होंने या तो एग्ज़ाम में अपेयर नहीं हुए या फेल हो गए, किसी भी कंडीशन में अगर वो दोबारा एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को री एडमिशन के केसेस माना जाएगा। और उनका वही प्रोसीजर होगा जो डायरेक्ट एडमिशन केसेस के लिए होता है। अब डायरेक्ट एडमिशन केसेस कौन से हुए, जो बच्चे किसी दूसरे स्कूल से हमारे वहाँ ट्रांसफ़र होकर आ रहे हैं, या किसी वजह से जो है दूसरा स्कूल छोड़ के हमारे स्कूल में आ रहे हैं, तो उन बच्चों को हम डायरेक्ट एडमिशन कहते हैं। तो री एडमिशन और डायरेक्ट एडमिशन का दोनों दोनों का प्रोसीजर एक जैसा ही होगा। और आपको रीजनल ऑफिस से इसकी जो परमिशन आपको लेनी पड़ेगी, अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान दें कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था कि बहुत लोगों से मेरी बात हुई तो वो ये कन्फ्यूज़ थे कि एसेंशियल रिपीटर्स जो हैं, वो बच्चे जो है एसेंशियल रिपीटर्स वाले, क्या उनके नाम एलओसी में आएंगे, या उनको हम किस प्रकार से ऐड करेंगे, क्या उनके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। तो हाँ, इसमें साफ दिया गया है इस जो सर्कुलर में कि आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अब जहाँ तक जो नेक्स्ट पॉइंट है सब्जेक्ट का, कि जो हमारा जो एफिलिएशन बायलॉज हैं उनके अनुसार 11th और 12th में जितने भी जो लेबोरेटरी सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो सब्जेक्ट जिनमें जो सॉरी जो मैं कह रहा हूँ, जितने भी सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें लेबोरेटरी वर्क होता है, उन सब्जेक्ट्स में आपको, अगर आप कोई बच्चा एडमिशन ले रहा है तो आपके स्कूल में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपको उसमें जो है अपने उसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। और अप्रूवल जो है वो लेकर ही आप वो सब्जेक्ट जो है बच्चों को दे सकते हैं। पर अगर कोई एकेडमिक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें लेबोरेटरी वर्क की ज़रूरत ही नहीं है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये एकेडमिक सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ, कि आपको मालूम होगा कि कुछ एकेडमिक सब्जेक्ट होते हैं, कुछ स्किल सब्जेक्ट होते हैं। तो जो एकेडमिक सब्जेक्ट जो हैं उसमें अगर आपका लेबोरेटरी वर्क इन्वॉल्व है तो आपको उसकी, और वो सब्जेक्ट आपके विद्यालय में नहीं है, तो आपकी उसकी आपको परमिशन जो है लेनी पड़ेगी। और पहले ही तभी जाके वो सब्जेक्ट ले सकते हैं।
और अगर वो एकेडमिक सब्जेक्ट में लेबोरेटरी वर्क नहीं है तो कोई बात नहीं, तो आप उसको ओएसिस में अपडेट करके वो सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं बच्चे के लिए, ठीक है। और इसी के अनुसार जो यही सर्कुलर है ये कहता है कि अगर कोई स्किल सब्जेक्ट है, किसी भी लेवल पे कोई अगर आपको स्किल सब्जेक्ट कोई बच्चा ले रहा है तो उसके लिए कोई भी फॉर्मल जो परमिशन की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको वैसे ही वो स्किल सब्जेक्ट को दे सकते हैं। और इसके बाद जो है इसमें आप देखोगे जो एनेक्सर जो है, आपके पास भी लेटर आया होगा तो उसमें एनेक्सर जो एच और के है उसमें 10th क्लास और 12th क्लास के जो वैलिड और इनवैलिड कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, तो आप पता कर सकते हैं कि कौन कौन से किस प्रकार से सब्जेक्ट देने हैं। ये तो हमने पिछले साल भी किया था, आपको मालूम होगा कि 10th में और 12th में कितने सब्जेक्ट देने हैं और किस हिसाब से देने हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि पहले की जो वर्षों में था सीबीएसई जो है वो कहता था कि एक आपको फाइनलाइज जो डाटा है उस एलओसी की 10th और 12th की उसको साइन करके प्रिंसिपल सर के ड्यूली साइन होकर उसको कंसर्न रीजनल ऑफिस भेजना पड़ता था। इस बार ऐसा नहीं है। अब ये जो है 2021 से जो ये प्रैक्टिस ख़त्म कर दी गई है और आपको जो है उसमें जब एलओसी भरेंगे तो उसी में जो आपके प्रिंसिपल होंगे उनका जो आधार होगा उस आधार से जो उनके ई सिग्नेचर जो लिंक होंगे वो उसमें ऑलरेडी हो जाएंगे और डाटा अपलोड हो जाएगा, इसलिए उसमें कोई आपको कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। पर ये ध्यान रखना, अगर एक बार आपने सीबीएसई में आपने एलओसी सबमिट कर दी जो पोर्टल में, तो उसके बाद आप फाइनल सबमिशन के बाद कोई भी डाटा को अपडेट नहीं कर देंगे, नहीं कर सकते हैं। और अगर ये भी आप कुछ लोग सोचते हैं कि अरे बाद में ऐसा हो जाए सीबीएसई कोई विंडो दे देगा कि इससे इतने तारीख तक आप चेंज कर सकते हो डाटा, ऐसे कोई विंडो आने वाली नहीं है। तो इसीलिए आपको और जो आपका स्कूल के जो स्टाफ है उसको बहुत ही जो है मेटिकुलसली डाटा भरना चाहिए, जिससे कि बाद में ये चेंज नहीं हो पाएगा।